हेलो गाइज, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिको रिसर्च। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इसका हम 6 पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अगले वाले लेक्चर में हमने देखा हमारा oogenesis प्रोसेस, जिसमें हमने देखा था हमारा किस तरह से ओवम होता है वो हमारे ओवेरी से रिलीज होता है। इसमें हमने फर्स्टली हमारे oogenesis प्रोसेस में हमने हमारा जो उगोनिया सेल आगे प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट होता है और प्राइमरी oocytes के ऊपर हमारा फॉलिकुलर जो सेल होता है उसका लेयर बनता है, जिसको आगे जाके हम ग्रेन्युलर सेल बोलेंगे। और ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्टरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल यानी कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में ये कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो मैच्योर यानी कि ग्राफियन फॉलिकल होगा, ग्राफियन फॉलिकल में हमारा जो मियोसिस 1 जो कि स्टार्ट हुआ था हमारे बर्थ से पहले यानी कि फीटल लाइफ में वो स्टार्ट हो गया था, वो यहाँ पर खत्म होगा। और ये खत्म होने के बाद ये सेकेंडरी oocytes बनता है और ये सेकेंडरी oocyte जब ग्राफियन फॉलिकल में बन जाएगा तब हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होगा, यानी कि सडनली उसका सिक्रेशन होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज बोलते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर हमारा ओव्यूलेशन होगा, यानी कि हमारे जो कॉर्टेक्स में हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से हमारा ओवम रिलीज होता है और वो कलेक्ट कर लेंगे हमारे जो फिम्बरी रहेंगे, यानी कि ओवम को फिम्बरी कलेक्ट कर लेगा और वहां से वो आगे मूव करेंगे इनफंडिबुलम। और उसके बाद हमारे जो फेलोपियन ट्यूब का वाइट पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला, वहां पर ये मूव करेंगे। और इसके बाद हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट, हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल में से हमारा सेकेंडरी oocytes था वो रिलीज हो गया। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है वो जाना जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम से, उसको हम अब बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है। आगे हमने हमारी जो फॉलिकल थी, प्राइमरी फॉलिकल से लेकर फॉलिकल का मैच्योरेशन यानी कि हमारी ग्राफियन फॉलिकल बनती है, तब तक ये हमारे एक हार्मोन रहेगा जो कि LH और FSH की वजह से हमारे ग्रेन्युलर सेल और हमारे थिकल सेल दोनों में वो LH और FSH एक्ट करेंगे और वहां से हमारा एस्ट्रोजन निकलेगा। कौन सा हार्मोन? तो एस्ट्रोजन। सो ये सारी चीजें हमने आगे अगले वाले लेक्चर में देख ली है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहता है यहाँ पर इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहता है? तो हमारे फीमेल में जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की एज यानी कि 10 ईयर से लेकर 12 ईयर तक हमारी प्यूबर्टी की एज स्टार्ट हो जाती है और वहां पर हमारे ये मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। फीमेल में क्या देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। इसी को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। हमारा एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक का जो पीरियड रहता है इसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा जो मेंस्ट्रुएशन रहता है वहां तक का हमारा जो पीरियड रहेगा इसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जनरली कितने डे का रहता है? तो 28 डे का रहता है। डे 1 से स्टार्ट होता है और ये चलता है 28 डेज तक। 28 डेज तक ये चलता है और इसके बीच में कहीं पर यहाँ पर डे 14 होगा, डे 14 रहेगा, तब हमारा ओवेरी में से ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा। सो यहाँ पर हम देखने जाए तो डे 1 से लेके यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पहला तो ये हम बात करें तो हमारा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हमने देखा 10 से लेकर 12 ईयर तक ये स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होगा। तो ये जब स्टार्ट होगा तो इसको हम बोलेंगे मेनार्च। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेनार्च। ओके। और कई ऐसे स्टेट है इंडिया में जहां पर ये मेनार्च होता है, तब इसको एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पर स्टार्ट होता है तो इसको हम बोलेंगे मेनार्च और ये अराउंड 50 ईयर की एज में ये स्टॉप होगा। सो यहाँ पर ये स्टॉप होगा तो इसको हम बोलेंगे मेनोपॉज। इसको क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे। आगे हमने मेनार्च देखा, स्टार्ट होता है तो मेनार्च और स्टॉप होता है तो मेनोपॉज। सो इसके बाद हमारा ये मेनोपॉज होने के बाद कोई भी फीमेल रहेगी वो बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए वो एबल नहीं रहेगी, यानी कि उसके बाद वो बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। सो ऐसा ही हमने मेल में देखा था। मेल में हमने क्या देखा था? मेल में हमारा जो स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रहता है वो पूरी एज तक चलता है।
यानी कि कोई ओल्ड एज पर्सन रहेगा वो भी बच्चा पैदा करने के लिए एबल रहेगा, बट यहाँ पर ऐसा फीमेल में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। सो यहाँ पर मेनोपॉज के बाद ये बच्चा पैदा करने के लिए एबल नहीं रहेगी। सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखें तो हमारा जो ये मेंस्ट्रुएशन रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह से चलता है इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली यहाँ पर क्या होगा, फर्स्टली यहाँ पर हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा उसमें मेंस्ट्रुएशन, जैसे कि यहाँ पर डे वन है, तो यहाँ पर इसमें दो एक्टिविटी होती है। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा जो यूटेरस रहेगा, यूटेरस में एक्टिविटी होगी, और दूसरे हमारे ये ओवेरी है, ये ओवेरी में और ये हमारा यूटेरस, दोनों में ये चेंजेस होंगे। पूरे साइकिल के दौरान चेंजेस होते रहेंगे। क्या चेंजेस होंगे, तो आप यहाँ पर देखो तो ये जो हमारा यूटेरस है, यूटेरस में तीन लेयर आगे हमने देखा था। हमारा जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम बोलते थे पेरीमेट्रियम। यहाँ पर इस तरह से ये हमारा पेरीमेट्रियम रहेगा। ये हमारा जो बीच वाला लेयर है इसको हम मायोमेट्रियम बोलते थे, और यहाँ पर इनर साइड में हमारा तीसरा लेयर होगा, इसको हम बोलते थे एंडोमेट्रियम। इस तरह से हमारे ये तीन लेयर रहेंगे। इसमें हमारा ये सबसे आउटर लेयर इसको हम पेरीमेट्रियम बोलेंगे। इसके बाद ये हमारा मायोमेट्रियम, और ये हमारा सबसे इनर है इसको हम बोलेंगे एंडो, ओके, एंडोमेट्रियम। सो यहाँ पर हम देखने जाए तो हमारा ये जो पेरीमेट्रियम रहेगा वो हमारे एपिथेलियल सेल का लेयर रहेगा जो कि प्रोटेक्टिव होगा। हमारे ये पूरे जो यूटेरस के लेयर है इसको प्रोटेक्ट करेगा, ये यूटेरस को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद हमारा जो मायो लेयर है ये हमारा स्मूथ मसल का बना हुआ होगा, ये आगे हमने देख लिया है स्मूथ मसल का, और डिलीवरी के टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। चलो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद हमारा ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम हमारा ग्लैंडुलर लेयर रहेगा। यहाँ पर ये रहेगा वो ग्लैंडुलर लेयर रहेगा, और ये हमारे कुछ हार्मोन वगैरह भी यहाँ पर सीक्रेट करेगा, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसाइट्स बनेगा इसका यहाँ पर इम्प्लांटेशन करेगा। तो ये हमारा एंडोमेट्रियम, जो कि यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम इसका मेन रोल देखने वाले हैं। ये इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, ये सारी चीजें चलती रहती है। यहाँ पर इस तरह से ये बनेगा, उसके बाद फिर से ये टूटेगा। इस तरह से ये हमारा एंडोमेट्रियम रहेगा। इस तरह से हमारा एंडोमेट्रियम रहेगा, और एंडोमेट्रियम में यहाँ पर हमारे स्पाइरल एंड कोयल आर्टरी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, स्पाइरल एंड कोयल, इसके अंदर आर्टरी देखने को मिलती है। इस तरह से हमारा ये स्पाइरल एंड कोयल आर्टरी रहेगी, ओके। इस तरह से हमारे यूटेरस के अंदर स्पाइरल एंड कोयल आर्टरी रहेगी। यहाँ पर क्या हमने देखा, तो हमारा एंडोमेट्रियम। वैसे ये एंडोमेट्रियम भी आगे दो लेयर में होता है, जिसमें हम देखें तो एक हमारा स्ट्रेटम फंक्शनलिस, एक हमारा स्ट्रेटम, एक हमारा स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और दूसरा हमारा स्ट्रेटम बेसालिस। स्ट्रेटम बेसालिस, हमारा जो स्ट्रेटम बेसालिस रहेगा वो यहाँ पर हमारे मायोमेट्रियम के क्लोज रहेगा, और जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस रहेगा यानी कि ये हमारे मतलब इनर जो कैविटी है उसके टूवर्ड रहेगा। सो इसमें हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस में हम देखेंगे तो हमारे ये जो स्पाइरल एंड कोयल आर्टरी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, तो स्पाइरल एंड कोयल आर्टरी देखने को मिलेंगी, और हमारे ये स्ट्रेटम बेसालिस रहेंगे, इसमें स्ट्रेट आर्टरी देखने को मिलेंगी, ओके। सो इस तरह से हमारा ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस और बेसालिस, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा तो यहाँ पर इसके बारे में हम बात नहीं करते। ये हमारा पूरा, इसको हम एंडोमेट्रियम की तरह ही लेंगे। ये हमारा पूरा एंडोमेट्रियम जो कि हमारे साइक्लिक चेंजेस के थ्रू ये बनता है और फिर टूटता है, बनता है फिर टूटता है। सो यहाँ पर ये हमारा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या है, तो एंडोमेट्रियम में हमारे इस तरह से हमने देखा, हमारा एक तो टिश्यू है जो कि हमारे कोलमनर एपिथेलियम का बना हुआ होगा। किसका, कोलमनर एपिथेलियल सेल का बना हुआ होगा हमारा ये टिश्यू, और इसके अंदर
हमारी स्पाइरल एंड कोइल आर्टरी रहेगी, स्पाइरल एंड कोइल आर्टरी रहेगी। सो यहाँ तक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा ये ओवेरी। ओवेरी कैसा रहता है, तो ओवेरी के अंदर हमारे हमने आगे देखे थे ओवेरी जो रहेगा, ओवेरी रहेगा, ये ओवेरी में दो हमारे जो स्ट्रोमा होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक हमारा कॉर्टेक्स रहेगा और दूसरा हमारा मेडुला रहेगा। यहाँ पर दूसरा हमारा मेडुला रहेगा। सो इसके कॉर्टेक्स पार्ट में हमारा यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल बना हुआ होगा, आगे हमने देखा था। यहाँ पर ये हमारा फीटल लाइफ से ये हमारे प्राइमरी फॉलिकल बना। इसके बाद यहाँ पर प्यूबर्टी आती है तो हमारा ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्टरी फॉलिकल में और टर्टरी ग्राफियन फॉलिकल में। और इस तरह से हमारा इसमें ये सारे इवेंट हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चलती रहती है, ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चलती रहती है। तो इसको हम इस तरह से लेते हैं जैसे कि यहाँ पर डे 1 में मेंस्ट्रुएशन होता है। क्या होता है, डे 1 में मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। और ये डे 1 से लेके 5 तक, पहले दिन से लेकर 5 दिन तक ये चलता है। और ये पर्सन टू पर्सन वैसे डिफरेंट हो सकता है, बट ये जनरली हम देखें तो डे 1 से डे 5 तक। उसके बाद यहाँ पर डे 6 से लेकर डे 14 तक यहाँ पर हमारा एक फेज चलेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोलिफरेटिव, पॉलीफरेटिव फेज। पॉलीफरेटिव फेज में क्या होता है, तो हमारा ये जो एंडोमेट्रियम यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हमारा जो एंडोमेट्रियम होता है वहां से ब्लड निकल के हमारा एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, यानी कि इस तरह से हमारा ये एंडोमेट्रियम अब यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। चलो अब हमारा ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया। इस तरह से हमारा ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, तो हमारा ये पॉलीफरेटिव फेज स्टार्ट होता है और फिर से हमारा ये एंडोमेट्रियम होगा वो रीजनरेट होना स्टार्ट होगा। सो इस तरह से ये रीजनरेट होना स्टार्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर डे 14 आएगा, डे 14 आएगा तब हमारा ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। और इसके बाद यहाँ पर ओवम जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो हमारा जो यहाँ पर ओव्यूलेशन के टाइम पे जो फॉलिकल रहेंगे वो ग्राफियन फॉलिकल रहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल रहेंगी। तो ये ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद जो बचता ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट वो कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि हमारा उसके बाद सिक्रेटिव फेज आएगा, सिक्रेटिव फेज आएगा। और ये चलता है डे 28 तक, डे 28। और इसके बाद यहाँ पर फिर से हमारा डे 28 के बाद यहाँ पर फिर से हमारा मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी कि हमारा यहाँ से दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये डे 28 से लेकर यहाँ पर डे 1 में 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन चलता है, यानी कि ब्लड बाहर निकल रहा है वजाइना से। और ये यहाँ से लेकर डे 20 तक ये हमारा जो पीरियड है इसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो ये चलता है 28 डे तक। और 28 डे के बाद फिर से यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होगा। यहाँ पर ये जो पॉलीफरेटिव फेज है इसको पॉलीफरेटिव फेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमारे जो फॉलिकल रहेंगे फॉलिकल में भी पॉलीफरेशन होगा और हमारा जो एंडोमेट्रियम रहेगा एंडोमेट्रियम में भी ये हमारा एंडोमेट्रियम बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीफरेटिव फेज। और इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों, तो हमारे फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है हमारे ये ओवेरी में। ओके, यानी कि वो प्राइमरी फॉलिकल से लेके ग्राफियन फॉलिकल तक उसका मैच्योरेशन होगा। उसके बाद ओव्यूलेशन होगा और इसके बाद हमारा जो फेज रहेगा इसको हम सिक्रेटिव फेज बोलेंगे। यहाँ पर जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल होगा वो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारे एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसको सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर ये हमारे जो फॉलिकुलर फेज में हमारे जो हार्मोन बनेगा इसको हम एस्ट्रोजन बोलेंगे, एस्ट्रोजन। और यहाँ पर हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है तो इसी वजह से इसको सीक्रेटिव फेज। और हमारे जो यूटेरिन ग्लैंड रहेंगी इसमें भी हमारे जो यूटेरिन ग्लैंड का जो सीक्रेशन होगा वो सीक्रेट होगा, तो इसकी वजह से हम सीक्रेटिव फेज बोलेंगे।
और इसको अदर नाम दिया जाए तो हमारा ये सिक्रेटिव फेज को हम ल्यूटियल फेज भी बोलेंगे, ल्यूटियल फेज भी बोलेंगे। ल्यूटियल फेज क्यों? क्योंकि हमारा ये कॉर्पस ल्यूटियम का सारा यहाँ पर काम रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन आगे सारा यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होगी। सो इसी की वजह से इसको हम ल्यूटियल फेज भी बोलेंगे। सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद हम देखें तो हमारा ये किस तरह से ये पूरा फेज चलता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं डे 1 से लेके डे 28 तक, क्या इसमें चेंजेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा दो चीज में हम देखने वाले हैं। एक हमारा जो रहेगा वो ये हमारा एंडोमेट्रियम है, ये हमारा एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम के इनर साइड में हमारा जो लेयर है इसको मायोमेट्रियम, ये हमारा मायोमेट्रियम, और ये हमारा पेरीमेट्रियम। ओके, सो इस तरह से ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये हमारा ये जो पूरा पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डे 1 है, यहाँ पर डे 1 है, तो डे 1 से लेके डे 5 तक, डे 1 से लेके यहाँ पर डे 5 है, डे 5 है। तो ये डे 5 तक यहाँ पर हमारा जो बना था पहले, हमारा जो अगले वाले साइकिल में जो हमारा जो एंडोमेट्रियम बना था वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, वो टूट के यहाँ पर जो वजाइना रहेगी, वजाइना से इस तरह से यहाँ पर बाहर निकलेगा। ओके, जो टिश्यू और ब्लड रहेगा वो बाहर निकलेगा। इसके बाद जब डे 5 आता है तो इसमें हमारा फिर से ये एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये बनना स्टार्ट क्यों होगा, तो ये हमारे ये ओवेरी के वजह से, यहाँ पर ओवेरी जो रहेगा, ओवेरी में ये हमारा ये ओवेरी है, ओवेरी के इनर साइड में ये हमारा जो कॉर्टेक्स, यहाँ पर कॉर्टेक्स एरिया है। तो ये कॉर्टेक्स में डे 1 में क्या होगा, जैसे ही डे 1 होता है तो एंडोमेट्रियम में हमारा ये मेंस्ट्रुएशन होता है, बट यहाँ पर डे 1 पे हमारा ओवेरी में क्या होगा, तो इसमें हमारे प्राइमरी फॉलिकल रहेगी। क्या रहेगी, तो ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल है। ओके, सो ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये इसका मैच्योरेशन स्टार्ट करती है। कैसे, तो प्राइमरी फॉलिकल के पास क्या रहेगा, ये प्राइमरी फॉलिकल के पास ये हमारा सेकेंडरी oocytes रहेगा, उसके ऊपर ये हमारा ये दूसरा जो लेयर रहेगा इसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के इनर साइड में यहाँ पर हमारा जो जोना पेल्यूसिडा के आउटर साइड में हमारा जो सेल रहेगी इसको हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल, और इसके ऊपर हमारा जो लेयर रहेगा इसको हम बोलते थे लेमिना बेसालिस। ओके, सो ये हमारा लेमिना बेसालिस, इसके अंदर हमारे ग्राफियन सेल, सॉरी इसके अंदर हमारे ग्रेन्युलोसा सेल, और इसके अंदर हमारे जो लेयर है इसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के इनसाइड में हमारा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये हमारा प्राइमरी oocytes, ये हमारा प्राइमरी oocyte हो गया। इसका मैच्योरेशन स्टार्ट किस तरह से होता है, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल में कैसे, तो इस तरह से हमारा ये सेकेंडरी फॉलिकल में ये हमारा प्राइमरी oocytes हो गया, यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी oocytes, उसके ऊपर ये हमारा जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के ऊपर हमारा ये बहुत सारे जो इसमें हमारे जो ये ग्रेन्युलोसा सेल थे, ग्रेन्युलोसा सेल थे, उसमें पॉलीफरेशन हुआ और ये बहुत सारे इस तरह से सेल लेयर बना लेंगे। इस तरह से ये बहुत सारे सेल लेयर बना लेंगे, और ये किसकी वजह से, तो यहाँ पर हमारा एक हार्मोन रहता है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कौन सा, तो हमारे दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एक हमारा FSH और दूसरा हमारा LH। सो ये FSH काम करेगा हमारे ये ग्रेन्युलोसा सेल के ऊपर। कौन से, तो ये ग्रेन्युलोसा सेल के ऊपर, और ये ग्रेन्युलोसा सेल के ऊपर हमारा एक लेयर रहेगा जिसको हम बोलेंगे बेसालेमिनालिस, और इसके भी ऊपर यहाँ पर हमारा एक दूसरा सेल लेयर बन जाएगा। यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल में दूसरा लेयर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे थिकल सेल लेयर। ये हमारे थिकल या थेका सेल, यह थेका सेल लेयर है। तो ये हमारे थेका सेल लेयर के ऊपर हमारा LH काम करेगा। सो इसमें भी पॉलीफरेशन होगा। सो ये हमारा जो फॉलिकल है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, और इसके बाद जो हमारा फॉलिकल रहता है वो ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्टरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। इसके अंदर हमारे इस तरह से थोड़े थोड़े से कैविटी बनना स्टार्ट होती है, और ये टर्टरी फॉलिकल बनेगी तो ये हमारा इसके अंदर प्राइमरी oocytes, इसके ऊपर हमारा जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा के आउटसाइड यहाँ पर हमारा
जो ग्रेन्युलोसा सेल रहेंगे, सेल लेयर रहेंगे, वो इस तरह से डिवाइड होंगे और ये इस तरह से ये बीच में एक कैविटी बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे, आगे हमने देखा था, जिसको हम क्या बोलते थे, एंट्रम बोलते थे। इस तरह से ये सारे हमारे ग्रेन्युलोसा सेल हैं। चलो ये मल्टी सेल लेयर जो है वो ग्रेन्युलोसा सेल, इनसाइड भी हमारे जो सेल है वो ग्रेन्युलोसा सेल, ये ग्रेन्युलोसा और ये भी हमारे ग्रेन्युलोसा। ग्रेन्युलोसा के आउटसाइड पे हमारा कौन सा सेल, कौन सा लेयर था, तो हमारा बेसल लेमिनालिस, और इसके आउटसाइड में हमारा थिकल सेल लेयर, इसमें भी पॉलीमराइजेशन होगा तो ये भी बहुत सारे सेल लेयर में इस तरह से कन्वर्ट होगा। सो इस तरह से ये हमारे थिकल सेल लेयर। ओके, ये जो फॉलिकल है इसको हम बोलेंगे, ये हमारी जो फॉलिकल है इसको हम बोलेंगे टर्टरी फॉलिकल। ओके, सो ये टर्टरी फॉलिकल बन गई। इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे एक हार्मोन रिलीज होगा, हमारे ये LH जो कि यहाँ पर हमारे ये थिकल सेल लेयर के ऊपर काम करता है LH, और यहाँ पर हमारे जो FSH रहेगा वो यहाँ पर हमारे ग्रेन्युलोसा FSH। तो इन दोनों की वजह से, वैसे ये एक पूरा हार्मोनल फिजियोलॉजी रहता है जिसमें हमारा एंड्रोजन बनता है, उसके बाद हमारे जो कोलेस्ट्रॉल रहेगा उसको कन्वर्ट करेगा एस्ट्रोजन में। बट अभी के लिए यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम इतना ही देखेंगे। हमारा ये जो LH एंड FSH की वजह से एक हमारा हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम बोलेंगे एस्ट्रोजन। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस, ये हमारा एस्ट्रोजन जो हार्मोन रिलीज हुआ ये क्या करेगा, तो यहाँ पर ये जो हमारा एंडोमेट्रियम डेवलप हो रहा है ये किसकी वजह से, ये एस्ट्रोजन की वजह से। ये एस्ट्रोजन हमारे यहाँ पर यूटेरस में जाता है और यूटेरस में ये जो एंडोमेट्रियम है इसको इस तरह से डेवलप करवाएगा। इसमें क्या क्या डेवलप होगा, तो इसमें हमारे 3 चीजें डेवलप होगी। एक हमारा एंडोमेट्रियम जो टिश्यू है वो भी डेवलप होगा, इसके बाद यहाँ पर जो आर्टरी है, स्पाइरल एंड कॉइल आर्टरी है, ये भी डेवलप होगी, और तीसरा हमारा यहाँ पर एक ग्लैंड डेवलप होगा जिसको हम बोलेंगे यूटेरिन ग्लैंड। यहाँ पर तीसरा हमारा इस तरह से ये यूटेरिन ग्लैंड भी डेवलप होगा। ये क्या है, तो ये हमारा यूटेरिन ग्लैंड है, यूटेरिन ग्लैंड। ये हमारी स्पाइरल एंड कॉइल आर्टरी है, स्पाइरल एंड कॉइल आर्टरी है, और ये हमारा टिश्यू है जो कि कोलमनर एपिथेलियम सेल से बना हुआ होगा। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ये किसका काम है, तो ये काम है एस्ट्रोजेंस का। और एस्ट्रोजेंस एक और काम करता है, हमारा ये जो एस्ट्रोजन रहेगा ये हमारे ये सर्विकल, यहाँ पर सर्विक्स है, सर्विक्स पे यहाँ पर सर्विकल कैविटी रहेगी, तो ये नैरो सर्विकल कैविटी के जो यहाँ पर सेल रहेंगे इसको स्टिमुलेट करेगा। इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और ये स्टिमुलेट करके एक हमारा थिन मक्कस बनाएगा, यहाँ पर थिन मक्कस बनाएगा। तो इस तरह से हमारा इस तरह से यहाँ पर एक थिन मक्कस बनेगा। सो ये थिन मक्कस का काम क्या है, तो हमारा जब स्पर्म आएगा यहाँ पर, ये स्पर्म पेनिट्रेशन के टाइम पे जब, जैसे कि हम हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि हमारा यहाँ पर स्पर्म रिलीज हुआ, तो स्पर्म रिलीज हुआ तो इसके बीच में ये बैरियर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ये स्पर्म को यहाँ पर एक्टिवेट करेगा, स्पर्म को एक्टिवेट करके, जिसको हम कैपेसिटेशन बोलते हैं, कैपेसिटेशन। सो ये कैपेसिटेशन करके यहाँ पर हमारे ये स्पर्म को आगे जाएगा, और आगे जाके यहाँ पर, यह हम अभी हो नहीं रहा है बट यहाँ पर हाइपोथेटिकली जैसे कि सोच लेते हैं, तो हमारा ये स्पर्म आके यहाँ पर ट्रैवल करके इस तरह से यहाँ पर आ गया, तो इसको कैपेसिटेशन करते हैं। सो ये हमारा मक्कस भी प्रोड्यूस करता है हमारा एस्ट्रोजन। ओके, सो यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारी जो थर्ड फॉलिकल है ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर थर्ड फॉलिकल है ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा, तो ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ पर ये हमारा जो रहेगा मियोसिस 1, आगे हमने देखा था मियोसिस स्टार्ट कब होता है, तो हमारे फीटल लाइफ से। मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये अरेस्टेड रहेगा। अब ये अरेस्ट है, तो इसके बाद जब प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे ये हमारा मियोसिस फिर से स्टार्ट होता है, और ये इसके सारे जो इसके बाद जो सारे फेज रहेंगे वो खत्म करेगा, और हमारा जब हमारा ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, यहाँ पर ये हमारा जो फॉलिकल बना है इसको ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे, और ये ग्राफियन फॉलिकल में इसका मियोसिस खत्म कर लेगा। तब ये जो सेल बनेगा ये हमारा सेल सेकेंडरी oocyte है। अभी तक ये हमारा प्राइमरी oocyte था, ये हमारा प्राइमरी oocyte था। अब ये हमारा सेकेंडरी oocyte बन गया। क्या बन गया, ये हमारा सेकेंडरी
oocytes बन गया। चलो ये सेकेंडरी oocytes, इसके ऊपर हमारा जो सेल लेयर है हमारा लेयर है इसको हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के ऊपर हमारे ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोरोना रेडिएटा में। तो ये हमारे जो सेल है इसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। चलो ये कोरोना रेडिएटा बन गए। इसके ऊपर यहाँ पर हमारा ग्रेनुलोसा सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पर ये जो कैविटी है इसको हमारे टर्टरी फॉलिकल में ये जो कैविटी है इसको एंट्रम बोलते थे। तो यहाँ पर अब ये एंट्रम भी यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से हमारे ये सारे जो सेल लेयर वो ग्रेन्युलोसा ये मल्टी सेल लेयर में रहते हैं। इस तरह से ये मल्टी सेल लेयर में रहेंगे। इसके ऊपर हमारा लेमिना बेसालिस, इसके ऊपर हमारा थिकल सेल लेयर, इसका भी बहुत मतलब मल्टी लेयर रहते हैं। और वो आगे हमने देखा था वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक हमारा एक्सटर्ना और दूसरा हमारा इंटरना। ये एक्सटर्ना, इस तरह से ये हमारा ये जो सेल लेयर है एक्सटर्ना और ये हमारा इंटरना। ओके, सो इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद यहाँ पर हमारा जो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन है वो ज्यादा, यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये कि LHB यहाँ पर काम करना ज्यादा स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हम ये जो हमारे जो थिकल सेल है वो भी ज्यादा है, यानी कि हमारे जी ये जो थिकल सेल है उसमें भी पॉलीप्रेशन हुआ तो ये भी ज्यादा है, और हमारे ग्रेन्युलोसा सेल भी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। सो इसकी वजह से ये हमारा ज्यादा एस्ट्रोजन बनेगा और ज्यादा से ज्यादा ये हमारे जो रहेगा एंडोमेट्रियम इसको नरिश करेगा। चलो ये अब तक यहाँ पर ये हमारा एंडोमेट्रियम नरिश हो गया। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद यहाँ पर ओव्यूलेशन डे 14 आ गया। क्या आ गया? डे 14 आ गया। चलो ये डे 14 आ गया, तब तक ये हमारा जो एंडोमेट्रियम रहेगा वो इस तरह से यहाँ पर ये डेवलप हो गया है। इसके अंदर ये आर्टरी वगैरह इस तरह से रहेगी, हमारी यूटेरिन ग्लैंड वगैरह भी यहाँ पर रहेगी। और इसके बाद ये डे 14 आ गया, तो डे 14 के बाद हमारा ये जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocytes, इसको हम कहीं कहीं इसको ओवम भी बोल लेते हैं। तो ये जो हमारा ओवम रहेगा ये रिलीज होगा, ये ओवम रिलीज हो गया। यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ग्राफियन फॉलिकल में से ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल क्यों यहाँ पर रिलीज होता है, तो यहाँ पर एक हमारा हार्मोन रहेगा जो कि इसको हार्मोन भी साथ में दिखाया। तो जैसे कि हमारा जो एस्ट्रोजन रहेगा, पहले तो ये एस्ट्रोजन लेवल ये हमारा धीरे धीरे इस तरह से स्लोली बढ़ेगा, इस तरह से ये हमारा स्लोली बढ़ेगा। चलो ये बढ़ता है। इसके बाद क्या होता है, हमारा जो LH ये हमारा एस्ट्रोजन है, इसके बाद ये हमारा LH भी स्लोली ये बढ़ता है, इस तरह से ये बढ़ता है। बट यहाँ पर जैसे ही हमारा ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो उसके बाद हमारा एस्ट्रोजन इसका लेवल रहेगा वो सडनली यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे LH सर्ज। ये LH सर्ज होता है तभी हमारे ये ग्राफियन फॉलिकल रहेंगी, वो ग्राफियन फॉलिकल में से हमारा ओवम रिलीज होगा। यानी कि LH सर्ज किसको स्टिमुलेट करता है, तो हमारे ओवम रिलीज को, यानी कि ओव्यूलेशन को। ओवम रिलीज इसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। सो अब ये हमारा ओव्यूलेशन हो गया। और इसी के साथ साथ हमारा ये जो FSH रहेगा, यहाँ पर तीसरा हमारा हार्मोन FSH, और FSH रहेगा ये भी इस तरह से ये स्लाइटली बढ़ेगा। यहाँ पर इसका भी थोड़ा सा इंक्रीज लेवल हुआ होता है। इसके बाद हमारा तीसरा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, बट प्रोजेस्टेरॉन की बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन है, तो प्रोजेस्टेरॉन अभी यहाँ पर नहीं बना है, अभी यहाँ पर इसका लेवल कम है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हमारा ये ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, तो ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पर डे 14 में हमारा ये ओवम यहाँ से रिलीज हो गया। ओवम कैसा रहता है, तो ओवम का स्ट्रक्चर हमारा ये ओवम में हमारा सेकेंडरी oocytes रहेगा। oocytes के ऊपर हमारे जोना पेलुसिडा लेयर रहेगा, और इसके ऊपर हमारे कोरोना रेडिएटा सेल रहेंगे। ये हमारे कोरोना रेडिएटा सेल आ गए। अब हमारा ये ओव्यूलेशन हुआ, तो ये ओव्यूलेशन जैसे कि यहाँ पर हमारा ये ओवम रिलीज होके ये हमारे फिमरी में जाएगा। ये कहाँ पर जाएगा, तो ये फिमरी में, हमारे फिमरी इसको कलेक्ट कर लेगी और आगे इसको यहाँ पर
हमारे इन्फेंटिबुलम में भेजेगी और इसके बाद ये चला जाएगा यहाँ पर हमारे जो फैलोपियन ट्यूब का वाइड पार्ट है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, वहां पर ये जाएगा। तो ये जाएगा एम्पुला में, और एम्पुला में जाते वक्त हमारे ये जो सेकेंडरी उस साइड से, ये हमारा सेकेंडरी उस साइड से है, तो ये सेकेंडरी उस साइड में मियोसिस 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। ये मियोसिस 2 भी यहाँ पर स्टार्ट होगा। और ये भी एक हमारा जो फेज रहेगा जिसको हम बोलेंगे, अगले वाले लेक्चर में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया था। मियोसिस 1 जो रहेगा वो बाउंडेड रहेगा हमारे एनाफेज 2 में, मैंने वहां पर मेटाफेज बोल दिया, बट वहां ये एनाफेज में रहता है। एनाफेज 2 में ये अरेस्टेड रहेगा, ये भी टेम्परली अरेस्टेड रहेगा। और ये अरेस्टेड तब तक रहेगा जब तक हमारे इसके फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है, यानी कि स्पर्म इसके साथ जुड़ के इसका जो न्यूक्लियस रहेगा स्पर्म का वो हमारे ओवम में रिलीज करेगा, और तभी हमारा ये जो मियोसिस 2 होगा वो खत्म होगा। ये आपने आगे देख लिया है। बट इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद यहाँ पर हमारा जैसे ये यहाँ पर पहुंच गया, अब यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर हमारे ओवेरी में क्या सिचुएशन रहती है, तो ओवेरी में ये हमारा पार्ट रिलीज हो गया, ये रिलीज होके यहाँ ओव्यूलेशन हो गया। इसके बाद ये डे 14 है, डे 14 के बाद क्या होगा, तो डे 14 के बाद यहाँ पर जैसे कि ये डे 15, तो ये डे 15 में हमारा ये जो बचा हुआ पार्ट, ये जो सारा हमारा ये पार्ट रिलीज हो गया। कौन सा पार्ट रिलीज हो गया, ये पार्ट रिलीज हो गया। तो हमारा ये जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा। ये जो बन गया ये हमारा ग्रेन्युलोसा सेल का कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। ये क्या बना, तो ये बना हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। चलो ये कॉर्पस ल्यूटियम अब बन गया। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर LH इसके ऊपर फिर से एक्ट करेगा और ये स्टिमुलेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन के बनने को। तो ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। अब यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरॉन बन गया। अब यहाँ पर जैसे कि ये प्रोजेस्टेरॉन बनता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन फिर से हमारा ये एंडोमेट्रियम में जाता है, और एंडोमेट्रियम में इसका फंक्शन क्या होता है, तो एंडोमेट्रियम में इसका फंक्शन होता है हमारा जो एंडोमेट्रियम डेवलप हो रहा था उसको ज्यादा ठीक करेगा। यहाँ पर इस तरह से ये ज्यादा हमारे एंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा, इस तरह से हमारा एंडोमेट्रियम ज्यादा डेवलप होगा। यानी कि ये हमारा एंडोमेट्रियम ज्यादा डेवलप हो गया। और इसमें हमारे जो ये आर्टरी थी, स्पाइरल एंड कोइल आर्टरी थी, इसका भी एंजियोजेनेसिस करेगा, यानी कि ये भी ज्यादा अमाउंट में बनेगी, ये हमारी आर्टरी भी ज्यादा अमाउंट में बनेगी। और इसका एक और फंक्शन, हमारे यहाँ पर जो यूटेरिन ग्लैंड फॉर्म हुई थी हमारे एंडोमेट्रियम में, किसके दौरान, हमारे एस्ट्रोजन से हमारे ये पॉलीफरेटिव। अब तक यहाँ पर डे 14 से पहले हमारा जो फेज था इसको पॉलीफरेटिव या इसको हम फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। तो फॉलिकुलर फेज में हमारा एस्ट्रोजन जो बना ये हमारा एंडोमेट्रियम को डेवलप करता है, और इसके अंदर यहाँ पर यूटेरिन जो ग्लैंड रहेंगी वो यहाँ पर फॉर्म होगी। सो इसी के साथ यहाँ पर जैसे ही हमारा डे 14 के बाद यहाँ पर ये डे 14, तो डे 14 के बाद यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, तो ये हमारे पहले तो एंडोमेट्रियम को ज्यादा थिक करता है, इसके बाद हमारे ये एंजियोजेनेसिस करता है, हमारे आर्टरी एंड जो कोइल आर्टरी रहेगी उसमें एंजियोजेनेसिस करेगा। अब ये एंजियोजेनेसिस करेगा तो हमारी आर्टरी ऑब्वियसली ये ज्यादा बनेगी। इसके बाद हमारे जो एंडोमेट्रियम में ये यूटेरिन ग्लैंड थी इसका सीक्रेशन करवाता है, इसको स्टिमुलेट करके इसमें इसका जो सीक्रेशन करवाता है, तो ये हमारी ये यूटेरिन ग्लैंड रहेंगी, ये सारी हमारी जो यूटेरिन ग्लैंड रहेंगी इसको स्टिमुलेट करता है, और इसमें से हमारा सीक्रेशन रहेगा। और ये सीक्रेशन में हमारे नरिशमेंट प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे कि न्यूट्रिएंट रहेंगे, जैसे कि ग्लाइकोजन है, लिपिड है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें हमारे ये यूटेरिन ग्लैंड में से निकलेगी। और इसमें से एक और हार्मोन निकलेगा। यहाँ पर अगर 2 केसेस है, इसके आगे हम देखें तो यहाँ पर जैसे हमारा ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के बाद ओवम बनता है, तो इसमें 2 केसेस है। कौन से 2 केस, एक हमारा जो ओवम रहेगा वो स्पर्म के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 2, इसके बाद 4, इसके बाद 8, 16 और इसके बाद ब्लास्टोसाइट्स बनाता है, ब्लास्टोसाइट्स
साइट्स बनाता है और ये ब्लास्टोसाइट्स यहाँ इसमें से होके हमारा ये जो यूटेरिन कैविटी यहाँ पर आके ये इम्प्लांट होता है, यहाँ पर इसके साथ हमारे एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट हो गया। ये एंडोमेट्रियम अभी तक ये प्रोजेस्टेरोन का यहाँ पर चल रहा है, तो ये हमारा जो यूटेरिन कैविटी रहेगा वो इस तरह से ये फुल्ली डेवलप रहेगा। अब यहाँ पर ये हमारे जो ब्लास्टोसाइट्स हैं ये हमारे यूटेरिन की जो वॉल रहेंगी यानी कि एंडोमेट्रियम के साथ ये अटैच होगा, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और अटैचमेंट हो गया तो इसके बाद हमारा एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम बोलेंगे HCG, ह्यूमन यानी कि ह्यूमन, आपको इस तरह से HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और ये HCG क्या करता है, तो HCG हमारे ये कॉर्पस ल्यूटेम के ऊपर जाता है, यहाँ पर हमारे कॉर्पस ल्यूटेम के ऊपर जाता है और ये कॉर्पस ल्यूटेम को जिंदा रखता है। किसके लिए, तो हमारा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो जाए इसलिए। सो ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो इसलिए ये इसको जिंदा रखता है। तो हमारा ये जो प्रोजेस्टेरोन आगे हमारा ये जो एंडोमेट्रियम रहेगा इसका केयर करेगा, इसका क्या करेगा, तो केयर करेगा। बट इन केस हमारा ये जो ओवम है, ये जो हमारा ओवम है ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम हमारा फर्टिलाइज नहीं हुआ, इन केस हमारा ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इस केस में यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होता है। तो इन केस में क्या होगा, तो इस केस में हमारा ये जो यहाँ पर रहेगा वो ब्लास्टोसाइट्स यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ब्लास्टोसाइट्स नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली ये हमारे यूटेरिन कैविटी में इसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो हमारा ये HCG नहीं बनेगा, HCG यहाँ पर नहीं बनेगा। दूसरे केस में HCG नहीं बनता है, तब ये HCG नहीं बनेगा तो ये हमारे ये जो जिसको हम कॉर्पस ल्यूटेम बोलते हैं इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा और ये आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे ये सर्वाइव नहीं करेगा तो ये प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन भी बनना बंद हो जाएगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन जैसे ही बनना बंद हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दूसरा केस प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा, तब क्या होगा, तब हमारा ये जैसे ही आपने देखा होगा, पहले तो मैं ये बोल लेता प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है। तो ये हमारा जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में एक वेवी कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, हमारे ये जो आर्टरी रहती है इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन करवाता है। इस तरह से ये एक वेवी कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन होता रहता है। इसी की वजह से हमारा ये एंडोमेट्रियम रहेगा, एंडोमेट्रियम का केयर होगा। ओके, बट अभी ये प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है तो इन केस में क्या होगा, हमारा ये जो यहाँ पर ये जो आर्टरी वगैरह है इसका इस तरह से स्ट्रॉन्ग, एक पहले वेवी हो रहा था इस तरह से वेवी एंड एकदम रेगुलेटेड हो रहा था, बट अभी प्रोजेस्टेरोन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से होगा, ज्यादा डायलेशन होगा, इस तरह से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज्यादा डायलेशन हो गया, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो भी कुछ कुछ टाइम रुक के। ओके, सो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे ये जो एंडोमेट्रियम की सारी ये आर्टरी है ये रप्चर हो जाती है, यहाँ पर इस तरह से ये फट जाती है। अब ये रप्चर होती है तो क्या होता है, तो हमारा ये टिश्यू है इसको ऑक्सीजन या ब्लड मिलना बंद हो जाएगा। इसको क्या होगा, तो इसको ब्लड मिलना बंद हो जाएगा। अब ये ब्लड नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली इसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, इसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। अब ये ऑक्सीजन नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको पता है किसी टिश्यू को, किसी लिविंग टिश्यू को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसमें नेक्रोसिस हो जाता है। क्या होता है, तो नेक्रोसिस होगा। अगर ब्लड नहीं मिल रहा है तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसमें नेक्रोसिस होगा। क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। अब ये नेक्रोसिस होता है तो नेक्रोसिस किसको बोलेंगे, तो हमारी जो टिश्यू रहेगी उसका डेथ होना, लिविंग टिश्यू का डेथ होना, तो इसी को हम नेक्रोसिस बोलेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे ये जो पहले तो ये हमारी जो आर्टरी रहेगा वो रप्चर हो गई, इसके बाद ये रप्चर हो गई तो ये नेक्रोसिस हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ से अलग हो जाएगी। ये हमारा पूरा एंडोमेट्रियम रहेगा वो यहाँ से इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ डे 14 के बाद जो बना है वो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो पूरा एंडोमेट्रियम रहेगा ये इस तरह से ये टूट जाएगा। और टूटेगा तो हमारा एंडोमेट्रियम यहाँ से फिर से यहाँ पर ये 28 डे, ये डे 28 तक हुआ है। इसके बाद फिर से हमारा ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया और हमारा वजाइना से इस तरह से यहाँ पर ये मेंस्ट्रुएशन फिर से इस तरह से स्टार्ट हो गया। तो हमारा वजाइना से यहाँ पर बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, तो हमारे ये टिश्यू
टिश्यू प्लस ब्लड, हमारे जो आर्टरी वगैरह डैमेज हुई है तो ब्लड भी यहाँ पर निकलेगा, ये यहाँ पर आर्टरी वगैरह डैमेज हुई थी, ये ब्लड भी निकलेगा, तो यहाँ पर टिश्यू प्लस ब्लड बाहर निकलता है। कैसे? तो हमारे ये वजाइना के सर्विक्स और सर्विक्स के बाद हमारे वजाइना, वजाइना में से बाहर हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया, और इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। चलो ये मेंस्ट्रुएशन आपको समझ में आ गया। आगे हमारा यहाँ पर एचसीजी नहीं मिल रहा है तो ये आगे हमारा कॉर्पस ल्यूटियम इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब ये डिजेनरेट हो गया। चलो ये सारी प्रोसेस होती है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में। वैसे ये ह्यूमन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? तो आपकी बुक में ये टॉपिक रह गया, तो ये देखने को मिलते हैं जैसे प्राइमेट्स, जैसे कि मंकी है, उसके बाद एप्स हैं, और ह्यूमन की तो आपको पता है ह्यूमन में भी ये देखने को मिलते हैं। सो ये हमारे कुछ ऐसे प्राइमेट जिसमें हमारे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये सारी चीज हो गई हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद सारे जो गेस्टेशन पीरियड रहता है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो तब तक प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइज।